नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खौफनाक खजाना। खौफनाक खजाना, संपादन परमिला जैन, कथा डॉक्टर महेंद्र मित्तल, चित्रांकन तक्षशिला। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में खेमकरण सेक्टर के हवाई युद्ध का हीरो कैप्टन बुद्ध प्रकाश मौर्य शत्रु के 49 टैंकों को नेस्तनाबूद करके वीर चक्र पाने वाला पहला भारतीय था। युद्ध समाप्ति के बाद एक दिन वह अपनी गश्ती उड़ान पर था। उफ, वह भी क्या वक्त था जब मैंने इन टैंकों को यहाँ नेस्तनाबूद कर दिया था। दूसरे दिन सवेरे जब अपनी गश्ती उड़ान खत्म करके वह वापस लौट रहा था तो उसे एक चीनी एयरक्राफ्ट दिखाई दिया। भारतीय सीमा से होकर यह चीनी विमान पाकिस्तान की ओर जा रहा है। मुझे इसे ललकारना चाहिए। चाऊ, हमारा पीछा किया जा रहा है। शूट हिम। आदेश पाते ही दूसरे ही क्षण धड़ाक। आह, मौर्य तो खुद को बचा गया, पर वाह, आखिर मैंने अपनी हाफ सेंचुरी बना ही ली। यह मेरा 50वां शिकार था। मौर्य से बचना असंभव था। एयर हेडक्वार्टर पर, शाबाश कैप्टन मौर्य, पर तुम बता सकते हो कि उस चीनी एयरक्राफ्ट को तुमने कहाँ पर मार गिराया है? सॉरी सर, अत्यधिक कोहरे की वजह से मैं उस स्थान को ठीक से देख नहीं पाया। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारा मतलब है तुम्हारे उस 50वें शिकार की सही जानकारी हम कभी रिकॉर्ड में नहीं लिख पाएंगे? नो सर, मेरा यह मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब है तुम्हारा? लगता है अब तुम्हारी नज़र कमज़ोर पड़ गई है। हवाई उड़ान के लिए तुम अनफिट हो गए हो। नो सर, मेरी नज़र अभी भी बहुत तेज है। मेरा यह सपना है कि मैं जिंदगी भर जहाज उड़ाता रहूं। उसके अलावा कोई दूसरा काम मैं जानता भी नहीं। आई एम सॉरी मौर्य, इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हें समय से पूर्व ही फौज से छुट्टी दे दी जाएगी। नो सर, यह मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन मौर्य को एयरफोर्स छोड़ देनी पड़ी। यह तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ मौर्य। अब क्या करोगे? सोचता था अपना एक फ्लाइंग क्लब खोलूंगा, पर उसके लिए मेरे पास पैसा कहाँ है? ओके, सी यू अगेन मौर्य। फिर भी कोशिश ज़रूर करो। किसी कंपनी या बैंक से फाइनेंस करा लो। थैंक यू। पूरे हफ्ते मौर्य पैसे के जुगाड़ में लगा रहा, पर कहीं से भी उसका काम नहीं बन पाया। मिस्टर चोपड़ा, मैं सब जगह कोशिश करके देख चुका हूँ। मैं अब बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। आई एम सॉरी मौर्य साहब, मैंने आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने डायरेक्टर्स को भेजी थी, पर उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन क्यों रद्द कर दिया गया है? मैं एक अच्छा उड़ाकू हूँ, भारत सरकार से वीर चक्र पा चुका हूँ। फिर भी आप मुझे मेरी योजना के लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वे ऐसा महसूस करते हैं कि तुम बहुत ही लापरवाह हो। उसी रात एक नाइट क्लब में। वे मुझे लापरवाह कहते हैं। लड़ाई में इसी लापरवाही से मैंने 50 शिकार किए, और अब 50वें शिकार के बाद मैं निकम्मा हो गया एकदम से। आधी रात के बाद मौर्य नशे में लड़खड़ाता हुआ क्लब से बाहर आया। आइए कैप्टन मौर्य, कार में बैठिए। आपको घर तक छोड़ने में मुझे बेहद खुशी होगी। थैंक यू। कार में, हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहते हैं मिस्टर मौर्य। आपको कोई ऐतराज तो नहीं? पर आप मुझे ले कहाँ जा रहे हैं मिस्टर? कुछ देर बाद। बोलो। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ मिस्टर मौर्य, जिस एयरक्राफ्ट को तुमने मार गिराया था उसकी गिरने की सही जगह कौन सी है? उसे बता देने में तुम्हारा हर्ज ही क्या है? बताओ और चले जाओ। हम तुम्हें फौरन आज़ाद कर देंगे, यह वायदा है हमारा। नहीं, मैं तुम्हें वह जगह नहीं बता सकता। तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? यह हम तुम्हें नहीं बता सकते। देखो, अगर 2 मिनट में तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें हम शूट कर देंगे। और अगर मैं तुम्हें उस जगह का पता बता दूं, तब भी क्या तुम मुझे शूट नहीं कर दोगे? निश्चिंत रहो, तब नहीं करेंगे। लेकिन अगर तूने झूठ बोला तो हम तेरा कीमा बना देंगे। बोल, कहाँ है वह जगह? नहीं बताऊंगा, और तुम मुझे शूट भी नहीं करोगे। उसी समय हट के बाहर उस हट का मालिक बीजू मराठा मछुआरा चौंका। अरे, मेरी झोपड़ी में रोशनी! कौन आया है इस वक्त? मेरा तो दूर दूर तक कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं है। पास पहुंचकर बीजू ने एक पत्थर किवाड़ों पर खींच के मारा। कौन है? बाहर जाकर देखो। ओह, 2 हैं भीतर। देखता हूँ सालों को। और जैसे ही दरवाजा खुला, तुम कोई भी हो, पर इस तरह से किसी को सताना बीजू मराठा पसंद नहीं करता। उफ! तत्काल। उफ! न, रिवॉल्वर मत उठाना बेटा। मुझे लगता है इनमें से एक मर गया है। मुझे गांव जाकर पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। धन्यवाद दोस्त, तब तक मैं इन पर नज़र रखता हूँ।
लेकिन बीजू जब पुलिस लेकर लौटा तब वहां पर मौर्य अकेला था। इंस्पेक्टर, इस आदमी ने भागने की कोशिश की तो वह गिर गया। बीजू ने बताया, वे तुम्हें यातना दे रहे थे, लेकिन किस लिए? इंस्पेक्टर, वे मुझसे उस एयरक्राफ्ट के गिरने का स्थान पूछना चाहते थे जिसे मैंने मार गिराया था, पर कोहरे की वजह से खुद मुझे भी पता नहीं चला। ओह। पुलिस के जाने के बाद, दोस्त, मैं नहीं समझता कि वह आदमी किसी दुर्घटनावश मारा गया था। तुमने ठीक समझा, मैंने उसे मार डाला था और अब मुझे मालूम है कि वे उस गिरे हुए एयरक्राफ्ट के मलबे को क्यों तलाश कर रहे थे। क्यों? तुम्हें क्या मालूम है? बीजू दोस्त, वे उस एयरक्राफ्ट में खजाना लेकर चीन से पाकिस्तान जा रहे थे ताकि पाकिस्तान अति आधुनिक शस्त्र खरीद सके। जिस वक्त तुमने वह एयरक्राफ्ट मार गिराया था उस वक्त तुम्हें मालूम था कि उसमें ऐसा कोई खजाना ले जाया जा रहा है? नहीं, तब मुझे इसका गुमान भी नहीं था। और अब तुम्हें यह भी पता है कि वो एयरक्राफ्ट कहाँ पर गिरा था? हाँ, मालूम है। अगर हमें कहीं से एक बोट मिल जाए तो हम दोनों उस खजाने को आपस में बांट सकते हैं। मेरे पास बोट तो है, पर वह बड़ी नहीं है और नई बोट लाने में बहुत पैसा खर्च होगा, जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। इसके लिए हमें ऐसे आदमी की तलाश करनी होगी जो पैसा लगा सके और विश्वसनीय भी हो। हाँ, यह तो तुम ठीक ही कहते हो। उसी दिन पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर गोपाल टंडन जी के सामने बीजू अटेंशन खड़ा था। यस बीजू, क्या खबर है? सर, बड़ी हंगामेदार खबर है। मेजर असलम ने आपसे मदद मांगी थी कि मौर्य का पीछा करके पता चलाया जाए कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। हाँ भाई, यह तो मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो, लेकिन इसमें हंगामेदार क्या खबर हुई? सर, हंगामेदार खबर यह है कि मेजर असलम भी चीनी गुप्तचरों से मिला हुआ है। क्या बकते हो बीजू? बक नहीं रहा हूँ सर, यह हकीकत है। कल मैंने कोको नाइट क्लब में उसे एक मोटे चीनी से बातें करते और कैप्टन मौर्य की ओर संकेत करते देखा था। यह भी तो हो सकता है कि जिस तरह उन्होंने हमारी सेवाएं ली हैं उसी तरह वे किसी दूसरी गुप्तचर संस्था की भी मदद लेना चाहते हो। ऐसा नहीं है सर, इस सब के पीछे पानी में डूबे उस एयरक्राफ्ट में छिपा कोई बहुमूल्य खजाना है जिसे चीन से पाकिस्तान ले जाया जा रहा था। खजाना? अब आप ही सोचिए सर, मेजर असलम का अगर इसमें कोई हाथ नहीं है तो वह चीनी क्यों मेजर के पीछे लगा हुआ था? इसका मतलब साफ है कि मेजर असलम को पहले से ही पता था कि उस एयरक्राफ्ट में खजाना जा रहा था और अब उसे उसकी तलाश है। और अब मौर्य को किसी ऐसे आदमी की तलाश है जो उस डूबे हुए खजाने को निकालने में उसकी आर्थिक मदद कर सके। यस सर। दूसरे दिन चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर कैप्टन मौर्य किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। काश उसके पास भी ऐसे 2-4 विमान होते। हाय कैप्टन, कैसे हो यार? फाइन जेट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमसे दोबारा इस तरह मुलाकात होगी। कल तुम्हारा टेलीग्राम मिला तो मैं भौचक्का रह गया। लगता है फौज की नौकरी छोड़कर तुमने काफ़ी तरक्की की है। खूब पैसा बनाया है जेट। खूब कहाँ, बस थोड़ा सा। 10-5 लाख की छोटी सी मिल्कियत आजकल क्या मायने रखती है मौर्य? 10-5 लाख? तुमने इतना पैसा बना लिया है जेट? क्या बिजनेस करते हो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है मेरा। बैठो कैप्टन। हाँ। जेड ने कार स्टार्ट की। मैक, तुम मेरा सामान लेकर होटल पहुंचो, मैं अपने यार के साथ थोड़ा घूम कर आता हूँ। यस बॉस। कैप्टन, अभी तुम चीनियों के गुप्त खजाने और फ्लाइंग क्लब शुरू करने के बारे में जो कह रहे थे उसे जरा खुलासा करके बताओ मौर्य। बताऊंगा, पूरी बात बताऊंगा। अगर वह खजाना हमारे हाथ लग गया तो हम पूरी एयरलाइन खोल सकते हैं। लेकिन अगर दूसरों को उस खजाने के बारे में पता चल गया तो वे तुम्हें निश्चय ही रोकने की कोशिश करेंगे और हमें वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। वे ऐसी कोशिश कर सकते हैं जेड, पर मुझे मार नहीं सकते क्योंकि उस जगह का केवल मुझे ही पता है। तभी अचानक जैसे ही जेड ने मोड़ काटा, लगता है सड़क पर पेड़ गिराकर वे हमें रोकना चाहते हैं। कौन है वे लोग? मैं नहीं जानता। जेड ने तुरंत कार का एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। हे रुको! जेड, क्या करते हो? और जेड, तुम पागल तो नहीं हो गए? नहीं, पर ये गुंडे सोचते थे कि मुझे रोक लेंगे। बच निकला साला, पर कब तक बचेगा? तुमने कैसे सोच लिया जेड कि वे गुंडे तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं? मुझे न सही कैप्टन, हो सकता है तुम उनके लक्ष्य रहे हो क्योंकि वे मजदूर या लक्कड़हारे नहीं थे। कुछ देर बाद कार एक बड़ी झील के किनारे पहुंचकर रुकी। यह झील बहुत बड़ी है,
क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो जेड? हाँ, एक बार पहले भी आया था। बड़ी सुंदर जगह है। तभी, हे कैप्टन, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। यह देखो कैप्टन, मैंने यह मोटर लॉन्च खरीद ली है और खाने पीने तथा गोताखोरी का पूरा सामान इसमें पैक कर दिया है। अरे, इसे खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? मैंने अपनी हट और पुरानी बोट बेच दी है कैप्टन। अब हम आसानी से उस खजाने तक पहुँच सकते हैं। ओह, तुम कितने अच्छे हो बीजू। मौर्य ने बीजू से जेड का परिचय कराया। बीजू, ये मेरे दोस्त हैं, जेड नाम है इनका। हम दोनों फौज में साथ साथ थे। तीसरे पार्टनर के रूप में इन्होंने हमारा साथ देने का वायदा किया है। आपका स्वागत है मिस्टर जेड। थैंक यू। उसी सांझ तीनों खजाने की खोज में निकल पड़े। कैप्टन, हो सकता है जब हम उस एयरक्राफ्ट के मलबे को पानी में ढूंढने के लिए डुबकी लगाएं तो वे बदमाश हमें देख लें और सही जगह का पता जान जाएं। नहीं, वे कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तुम देखते जाओ। 2 घंटे के सफर के बाद कैप्टन मौर्य ने लॉन्च को रोका। जेड, वह एयरक्राफ्ट उस पहाड़ी के दूसरी ओर गिरा था। वहां चारों ओर पहाड़ियों से घिरी एक गहरी झील है, उसी में। पर हम वहां पहुंचेंगे कैसे? हमें हेलीकॉप्टर पर आना चाहिए था। नहीं, हेलीकॉप्टर से आने पर हम फौरन शत्रु की नज़र में पड़ जाते। फिर अब एक ही सुरक्षित रास्ता है। हम यहाँ गोता लगाकर नीचे जाएं और कोई पतला स्थान देखकर पहाड़ी की तलहटी में डायनामाइट लगा दें। हमें वहाँ पहुँचने का रास्ता मिल जाएगा। रात होते ही कैप्टन मौर्य और जेड पानी में उतर गए। हम पहाड़ी की तलहटी में पहुँच रहे हैं। लगता है कैप्टन जरूर कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। 10 मिनट बाद पानी के भीतर डायनामाइट के पलीते में कैप्टन मौर्य ने आग लगा दी। कैप्टन पलीते के बहुत करीब है। कुछ पलों बाद ही भयानक विस्फोट हुआ। धड़ाम! एक बड़ी चट्टान ने कैप्टन मौर्य के पैरों को दबा लिया। उसे सहायता की जरूरत है। जेड ने जोर लगाकर चट्टान को मौर्य के ऊपर से हटाया। कैप्टन, यह एक मामूली सा विस्फोट चट्टान में सुरंग नहीं बना सकता। तुम ठीक कहते हो जेड, इस तरह तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।